जोमैटो का नाम इटर्नल होने वाला है, ये न्यूज हर जगह पर फैल चुकी है। आप सब लोगों ने भी ये बात सुनी होगी। लेकिन सर इसके लिए लीगल कंप्लायंसेस कौन कौन से हैं और इसका इफेक्ट कंपनी पे क्या होने वाला है। एक कंपनी जब अपना नाम चेंज करती है, सर जोमैटो आज सबको पता है, तो कंपनी क्यों जोमैटो को इटर्नल करने वाली है। सर इससे क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, क्या कंपनी की गुडविल पे कोई फर्क पड़ेगा। जो आदमी आज नहीं जानता है इटर्नल को, सर क्या वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा, क्या इसमें टी शर्ट का कलर चेंज होगा एंड सो ऑन। और इसके अंदर कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होने वाला है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस। बच्चे, जब हम बात करते हैं कि जोमैटो का नाम चेंज होकर इटर्नल हो रहा है, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि नाम जोमैटो लिमिटेड कंपनी का चेंज हो रहा है, जोमैटो ब्रांड का नहीं हो रहा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है लॉ मैग्नेट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के अंदर आता है ब्रांड अमित वोरा क्लासेस। या अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर ब्रांड आता है अनअकैडमी। अब आप ये बताओ कि मेरी जो कंपनी है लॉ मैग्नेट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, मैं उसका नाम चेंज करके लॉ स्टेशन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड कर दूं तो नाम चेंज तो हो गया, लेकिन अमित वोरा क्लासेस तो पहले भी उसके अंदर ब्रांड था और अभी भी रहेगा। उसी तरीके से सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो अनअकैडमी की मेन कंपनी है, जिसके अंदर अनअकैडमी ब्रांड आता है, अब अगर अनअकैडमी उसका नाम सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज की जगह सॉर्टिंग कैप टेक्नोलॉजीज कर दे तो भी क्या फर्क पड़ता है। अनअकैडमी तो पहले भी था, अभी भी रहेगा। तो उसी तरीके से जोमैटो का नाम चेंज नहीं हो रहा, जोमैटो लिमिटेड का नाम चेंज हो रहा है। मतलब सर जोमैटो लिमिटेड जो कंपनी है उसके अंदर 4 ब्रांड्स आते हैं। सबसे पहले जोमैटो आता है जो फूड डिलीवरी है, आपको पता है। ऐसे ही ब्लिंकिट आता है जो क्विक कॉमर्स है, आपको पता है। एक बिस्ट्रो आता है जो कि 10 मिनट्स फूड डिलीवरी है। शायद आप में से कई लोगों ने बिस्ट्रो के बारे में ना सुना हो, ये वैसे ही है जैसे जेप्टो कैफे है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आता है। सर ये क्या है, ये वैसे है जैसे बुक माई शो है। बुक माई शो को ही कॉम्पीट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट नाम का जो वेंचर है वो दीपेंद्र गोयल एंड जोमैटो लेके आई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जोमैटो लिमिटेड के अंदर अभी 4 काम होते हैं। जोमैटो भी है, इसके साथ साथ ब्लिंकिट भी है, इसके साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट भी है और बिस्ट्रो भी है। अब जो इनकी पेरेंट कंपनी है जिसका मेन नाम है जोमैटो लिमिटेड, उसका नाम चेंज हो रहा है इटर्नल लिमिटेड, लेकिन इसके अंदर ये चारों ब्रांड्स चलेंगे। जोमैटो की कलर टी शर्ट भी सेम रहेगी और कलर भी सेम रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से दीपेंद्र गोयल एंड टीम को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पेरेंट कंपनी का नाम चेंज हो रहा है। ये तो हो गया इफेक्ट की बात। अब सर इसमें लीगल कंप्लायंसेस कौन कौन से हैं। पहली बात तो इसमें कंपनी लॉ का लगेगा सेक्शन नंबर 4 जो कि एमओए की बात करता है, एंड सेक्शन नंबर 13 जो कि ऑल्टरेशन ऑफ एमओए की बात करता है। साथ में लगेगा रूल 29 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। प्रोसीजर क्या होने वाला है जनाब, सबसे पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस दिया जाएगा बोर्ड मीटिंग का, 7 डेज का नोटिस दिया जाएगा एज पर सेक्शन 173। जब नोटिस जाएगा बोर्ड मीटिंग का, उसके बाद बोर्ड मीटिंग होगी। उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन बनाया जाएगा और उस बोर्ड रेजोल्यूशन की जो ड्राफ्टिंग होगी, जब उस बीआर को पास किया जाएगा तो उस बीआर में 2 बातें आएंगी। पहली क्या आएगी कि हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं, और दूसरी हम नया नाम ये वाला रखना चाहते हैं। ये दोनों बातें एक ही बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर आएंगी। उसके बाद क्या होगा सर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद कंपनी नाम चेंज की एप्लीकेशन आरओसी को देगी। अब आपको पता है कि जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो हम स्पाइस प्लस पार्ट ए में नाम के लिए अप्लाई करते हैं, माने सर सीआरसी को, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन सेंटर को। यहां पर भी हम एमसीए की वेबसाइट से करेंगे, लेकिन हम स्पाइस प्लस पार्ट ए में नहीं करेंगे। यहां पर नाम रन के थ्रू जाएगा, रिजर्व यूनिक नेम के थ्रू। और रिजर्व यूनिक नेम के थ्रू जब नाम जाएगा तो हमारा जब नाम अप्रूव होकर आ जाएगा वो यहां पर 60 डेज के लिए वैलिड होगा। याद रखिएगा बेटा, यहां पर 60 डेज के लिए वैलिड है। जब नई कंपनी फॉर्म होती है तो 20 डेज के लिए वैलिड होता है, यहां पर 60 डेज के लिए वैलिड है। सर यहां इतना सारा टाइम क्यों दिया गया है, क्योंकि बेटा अभी इसके बाद दोबारा बोर्ड मीटिंग करनी है, अभी इसके बाद जनरल मीटिंग करनी है शेयर होल्डर्स की, उनका भी अप्रूवल चाहिए होता है। तो क्योंकि यहां लीगैलिटी ज्यादा है, इसलिए यहां पर 60 डेज के लिए इस नाम के अप्रूवल लेटर को वैलिड माना गया है। तो सबसे पहले हमने बीआर पास कर लिया, रन में अप्लाई कर दिया और रन में हमारे पास नाम आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा से बोर्ड मीटिंग करनी है। अब जो दोबारा से बोर्ड मीटिंग करनी है, उस बोर्ड मीटिंग के अंदर 2 बोर्ड रेजोल्यूशन पास होंगे। पहला, जो नाम आरओसी ने अप्रूव कर दिया है, सीआरसी मानेसर ने, वो वाला नाम हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और दूसरा बीआर पास होगा कि हमें ईजीएम बुलानी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
अब जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हम बुलाएंगे तो 21 क्लियर डेज पहले मेंबर्स को नोटिस दिया जाएगा बच्चे। एंड जब ईजीएम हमारी होगी तो उसके अंदर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद एमजीटी 14 आरओसी को जाना है। आपको पता है एज पर सेक्शन 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें आरओसी को क्या देना होता है, एमजीटी 14 30 डेज के अंदर अंदर देना होता है। तो अभी तक प्रोसीजर क्या हुआ, बीआर पास किया, रन फाइल किया, नाम आ गया, नाम आने के बाद 2 बीआर पास किए, एक नाम को अडॉप्ट करने के लिए, एक ईजीएम कॉल करने के लिए। उसके बाद ईजीएम हुई, ईजीएम के अंदर एसआर पास होगा और उसका एमजीटी 14 आरओसी को चला गया। अब एप्लीकेशन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर चेंज नेम, मतलब नेम ऑफ चेंज के लिए हमें फाइनल एप्लीकेशन आरओसी को देनी होती है। वैसे तो लॉ में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर आरओसी को डेलीगेट की हुई है, जिसके लिए फॉर्म होता है आईएनसी 24। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब जनरल मीटिंग करी थी, एसआर पास किया था, एसआर पास करने के 30 डेज के अंदर अंदर आपने एमजीटी 14 दिया था, एमजीटी 14 के बाद आप आईएनसी 24 देंगे आरओसी को। अब यहां पर एक सवाल आता है बड़ा मजेदार, सर आईएनसी 24 कितने टाइम में जाएगा, क्या इसकी कोई टाइमलाइन दे रखी है? लॉ मेकर ने ध्यान से समझेगा, आईएनसी 24 की डायरेक्ट कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, लेकिन आईएनसी 24 की टाइमलाइन को आप रन से निकालो। रन में जब नाम अप्रूव होकर आया था, जब हमें नेम अप्रूवल लेटर मिला था, मैंने कहा था वो 60 डेज के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये कि वो नाम आपके लिए 60 डेज के लिए रिजर्व है। तो वहां से जिस दिन वो नेम अप्रूवल लेटर आई थी, वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आईएनसी 24 आरओसी के पास फाइल हो जाना चाहिए। एज पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट, हम एमसी की वेबसाइट पे जाएंगे, वो पावर कहां डेलीगेटेड है, आरओसी को डेलीगेटेड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आईएनसी 24 की चाहे कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, लेकिन वो इफेक्टिव टाइमलाइन क्या निकलती है बेटा, वो निकलती है जिस दिन नेम अप्रूवल लेटर आया वहां से 60 डेज, मतलब इसके अंदर दोबारा बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, इसके अंदर ईजीएम एसआर पास हो जाएगा, एमजीटी 14 चला जाएगा और फिर आईएनसी 24 आरओसी को जाएगा। आईएनसी 24 के साथ कुछ अटैचमेंट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ऑब्वियस है कि बीआरएसआर की कॉपी जाएगी, ऑब्वियस है कि इसके साथ ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एमओए, ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एओए जाएगी। क्यों एमओए ऑल्टर्ड हो रहा है, मतलब एमओए की एक ही कॉपी होती है ना, एओए एज सच ऑल्टर नहीं हो रहा है, एमओए की एक ही कॉपी होती है। हम हमेशा एमओए को 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं मानते, एक ही डॉक्यूमेंट मानते हैं। तो एमओए जो है हमारा वो ऑल्टर हुआ है, क्यों, क्योंकि उसका नेम क्लॉज ऑल्टर हुआ है। पहला क्लॉज होता है नेम ऑफ द कंपनीज जोमैटो लिमिटेड, वो क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द कंपनीज आपका एटर्नल लिमिटेड। इसके अलावा एक चीज और, आपको इसके साथ 2 चीजें और जाती हैं, मतलब चाहे लॉ में लिखी नहीं है चीजें, लेकिन रियलिटी में बड़ी सारी चीजें मांगता है आपसे आरओसी। आरओसी आपसे एक सर्टिफिकेशन मांगता है, कहता है जी क्लैरिफिकेशन दो मुझे कि क्या ये जो नाम आप चेंज कर रहे हो, क्या इसकी वजह से आप, क्या ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है आपका। कई बार क्या होता है कंपनीज अपना बिजनेस भी चेंज करती हैं, उसकी वजह से नाम चेंज करती हैं, तो क्या आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो क्या आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज पहले ऑर्डर किया था, उस बिजनेस को कर रहे हो, उसका टर्नओवर क्या है, सीएसए सर्टिफिकेट लेके दो। इसके अलावा रूल 29 सब रूल 1 के अंदर डिक्लेरेशन जाती है, जिसमें 3 चीजें जाती हैं। पहली चीज कि हमारी कंपनी पे कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, सेक्शन 206 से 229 तक। दूसरी चीज, हमने डिबेंचर होल्डर्स या डिपॉजिटर्स का कोई पैसा नहीं खाया। तीसरी चीज, हमने एओसी 4 एमजीटी 7 के अंदर कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया है। ये सारी चीजें हम आईएनसी 24 में अटैच करके आरओसी को देते हैं, और फिर आरओसी हमें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है आईएनसी 25 के अंदर। तो यहां आपको समझ आया कि दीपेंद्र गोयल की कंपनी जोमैटो को क्या लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे अपनी कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प के थ्रू। एंड ये भी समझ आया कि इससे कुछ बदल नहीं रहा, जोमैटो भी रहेगा, ब्लिंकिट भी रहेगा, बिस्ट्रो भी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट भी रहेगा, लेकिन सिर्फ इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम चेंज हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट फास्ट एंड फ्यूरियस का एपिसोड आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।